एक्सप्रेस स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात पक्ष और विपक्ष की। संसद का मॉनसून सत्र सरकार और विपक्ष के सियासी युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है, लेकिन एक बिल पर दोनों के बीच सहमति बनी। वो बिल क्या है, आज इसकी चर्चा हम करेंगे। आज दिन भर लोकसभा में बहस हुई, लेकिन राज्यसभा में जमकर हंगामा क्यों हुआ, ये खबर आपको दिखाएंगे। आखिर राहुल गांधी का मिशन कश्मीर क्या है, इसकी इनसाइड स्टोरी भी हम आपको बताएंगे। आरक्षण के नाम पर सांसद काम पर। आपके ये मजबूरी था, आपके ये मजबूरी आज ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को यहाँ लाए। ओबीसी कार्ड का पासा, क्या है पूरा गेम प्लान? माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ हैं। क्या 50% आरक्षण की सीमा बढ़ेगी? I would request this last mile effort that the government is going कि आरक्षण में महाराष्ट्र सरकार को ये 50% गैप में मदद करे। जातिवाद जनगणना पर क्या है मोदी का मैसेज? आप जनगणना कराने जा रहे हैं, हम आपसे मांग करते हैं कि 1931 के बाद 2022 में जातीय जनगणना करा दें। राहुल का मिशन जम्मू कश्मीर क्या है? जंतर मंतर पर भड़काऊ टेप का स्क्रिप्ट राइटर कौन? नफरत वाले नारेबाजों के गैंग का अनसुना सच। सियासी खेला। सबसे पहले बात राज्यसभा से बाहर आई तस्वीरों की। संसद लोकतंत्र का वो मंदिर जहां देश का कानून तैयार होता है, जहां पर देश को दिशा दिखाने वाले निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन जब उसी मंदिर में कानून की धज्जियां उड़ाई जाए तो आप क्या कहेंगे। आज राज्यसभा में कृषि कानून को लेकर जो कुछ हुआ, उसकी तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। ये देश की संसद के अंदर की तस्वीरें हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन अंदर से आई तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने संसदीय मर्यादाओं को तार तार कर दिया। आप देख सकते हैं कि विरोध के नाम पर कैसे राज्यसभा के अंदर हंगामा हुआ, कैसे सियासी शिष्टाचार की लक्ष्मण रेखा को लांघा गया। ये नारेबाजी, ये हंगामा, ये संसद का अपमान नहीं तो क्या है। केंद्र सरकार का आरोप है कि विपक्ष की मांग पर राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी थी। वक्त भी तय हो गया था, लेकिन चर्चा की बजाय विपक्ष ने हंगामा किया। रिपोर्टिंग बेंच को तोड़ने की कोशिश की गई, रूल बुक को उठाकर फेंका गया। सरकार का सीधा आरोप है कि कांग्रेस मुद्दों पर बहस नहीं बल्कि हंगामा करना चाहती है। हमने माननीय वेंकैया जी नायडू, जो हमारा माननीय चेयरमैन साहब है, उन्होंने जो अलो किया था फार्मर्स के ऊपर, किसानों के ऊपर चर्चा के लिए, ये स्वीकार भी हमने किया था। 2 बजे जब इसका चर्चा शुरू हुआ, शुरुआत में 5-10 मिनट तो शोर शराबा किया। बाद में तो रिपोर्टर्स के टेबल के ऊपर बैठ के पूरा जो उधर बुक था, रूल्स बुक था, ये सब चेयर के ऊपर फेंक के एडजर्न होने के बाद भी अभी टेबल पे, रिपोर्टर टेबल पे बैठ के हंगामा कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। कई इस बीच में कई कर्मचारियों को भी थोड़ा छोटा मोटा घाव लगाया हुआ है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों पर बहस नहीं करना चाहती है। जो हमारा मसला है वो पिछले 20 दिन से लगातार 267 का अपना एडजॉर्नमेंट मोशन हम पेश कर रहे हैं। ये सरकार अंधी हो चुकी है, ये कानों से जवाब दे चुकी है, ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, ना सुनने को तैयार, ना देखने को तैयार।
ना कोई चर्चा करने को तैयार है। हमें मजबूर कर दिया, जो चीज हम नहीं थे करना चाहते वो भी हमें मजबूर कर दिया कि टेबल्स पर चढ़कर रूल बुक इनकी तरफ इसलिए फेंकी गई कि कम से कम रूल पढ़ लो क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रूल क्या है, ये पावर आपको लोगों को दी हुई है, ये ऊपर से कहीं से आप रजिस्ट्री करवा कर नहीं आए, ये पावर लोगों को दी है और जो लोग पावर दे सकते हैं वो पावर छीन भी सकते हैं। और मैं किसान भाइयों को इस बात की विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप अपनी जंग बाहर जारी रखो, हम अपनी जंग सारी ऑपोजिशन पार्टीज और विशेष तौर इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी जंग पार्लियामेंट के फ्लोर पर लड़ेंगे। सरकार और विपक्ष में आर पार की सियासी लड़ाई छिड़ गई है और संसद अखाड़ा बनी हुई है। मॉनसून सत्र के पहले दिन से सरकार और विपक्ष में ठनी हुई है। पेगासस और कृषि कानून को लेकर संसद में हंगामा जारी है। संसद में मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, विरोध तर्क और तथ्यों पर होना चाहिए। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई, विपक्ष के सांसदों का जैसा आचरण कैमरे में कैद हुआ, उसे किसी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता है। विपक्ष केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये तस्वीरें उनके दावों के एकदम उलट हैं। सवाल यही है कि लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादाओं को तोड़कर ये कैसा विरोध है। मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है। कृषि बिलों और पेगासस के मुद्दे को लेकर के लगातार हंगामा जारी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार उन्हें बोलने नहीं दे रही है, जबकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा और बहस करने को तैयार है। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या संसदीय प्रणाली में इस तरीके का व्यवहार उचित है। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। तो राज्यसभा का हंगामा आपने देख लिया, लेकिन लोकसभा में आज एक महत्वपूर्ण बिल पास हो गया है। जी हां, इस बड़ी खबर की जानकारी आपको दे दें। ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल के पक्ष में 385 वोट। देखिए, आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है तो तमाम पार्टियां एक साथ आ गई। हमने मॉनसून सत्र में किसी भी मुद्दे पर कंसेंसस बनते हुए, एक मत बनते हुए नहीं देखा, चर्चा तक नहीं हो पाई। लेकिन इन सब के बीच ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल को लोकसभा में पास करा दिया गया है। 385 सांसदों ने, और विरोध में कोई भी वोट नहीं। इस बिल के बाद अब राज्यों को संवैधानिक शक्ति मिलेगी कि वो कैसे ओबीसी लिस्ट को तैयार करें। आने वाली जातियों से जुड़ा हुआ ये उनकी लिस्ट होगी जिसको वो तय कर पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए आज दिन भर इस पर क्या हुआ। क्यों आप संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं? क्यों आप खुद मर्यादा गिरा रहे हैं? माननीय सदस्य, आप संविधान संशोधन विषय पर चर्चा करना चाहते, नहीं करना चाहते? आप चर्चा नहीं करना चाहते सदन में, आप ओबीसी पे भी चर्चा नहीं करना चाहते। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। न दलित पे चर्चा करें, न ओबीसी पे चर्चा करें, न जनजाति पर चर्चा करें। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की नारेबाजी के बीच ओबीसी आरक्षण से जुड़े अहम बिल पर चर्चा शुरू हुई। 127वें संविधान संशोधन बिल का सभी पार्टियों ने समर्थन किया, लेकिन अपने अपने अंदाज में। हम आपको संसद में नेताओं का भाषण सुनवाएं, उससे पहले पार्टियों का स्टैंड समझिए। कांग्रेस बिल का समर्थन, आरोप बीजेपी का चुनावी एजेंडा। समाजवादी पार्टी बिल का समर्थन, आरोप ओबीसी के लिए नया झुंझुना। जेडीयू बिल का समर्थन, जाति आधारित जनगणना भी हो। एनसीपी बिल का समर्थन, आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। एआईएमआईएम बिल का समर्थन, आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। ये बिल में सर, बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बीच तर्क और तथ्य रखे गए। कैसे ओबीसी आरक्षण को लेकर दावे किए गए, आपको सुनना चाहिए। आपको क्या है? आपके बहुमत है, आप किसी को परवाह नहीं करते हैं, आपको 56 इंच छाती है, परवाह करने की जरूरत भी क्या है? आप किसी को नहीं परवाह करते, तो बहुमत की बाहुबली से अब सदन में जो चाहे मनमानी कर सकते हैं, लेकिन जनता की बोली के सामने आप झुक जाते हैं। हमारे कांग्रेस के सम्माननीय नेता अधीर रंजन जी, आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि संविधान में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था तो संविधान के निर्माताओं ने करी थी। आपकी पार्टी 1950 में शासन में आई थी, लेकिन पिछड़े वर्ग का 1950 में संविधान आने के बाद
काका कालेलकर कमीशन बना। आपने 40 साल तक शासन किया, काका कालेलकर कमीशन को न्याय नहीं दिया, पिछड़ों को न्याय नहीं दिया। आप इस बात को कांग्रेस और बीजेपी में जमकर तूतू मैमै हुई। ओबीसी आरक्षण को लेकर एक दूसरे की नीति और नीयत की व्याख्या की गई। वहीं अखिलेश यादव ने बिल का समर्थन किया, लेकिन बीजेपी पर ओबीसी वोटरों को ठगने का आरोप भी लगाया। अगर हम सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की बातें सुने और उनका आकलन करें, अगर देश को सबसे ज्यादा किसी ने गुमराह किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया। सही बात। और सभापति महोदय, नियत साफ हो तब हम उम्मीद करेंगे कि आरक्षण बचेगा। ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा आरक्षण मिल जाएगा? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमसे बेहतर किसी ने नहीं देखा होगा कि जातियों में नफरत अगर कोई फैलाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नफरत फैलाते हैं। मुझे याद है चुनाव मत भूलिए, इन्होंने चेहरे आगे किए, इन्होंने चेहरे आगे किए कि ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बना तो कौन बना? ये हर जाति के अंदर नफरत फैला दी इन्होंने। 127वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान ओवैसी ने भी मोर्चा संभाला। मोदी सरकार के बिल का खुला समर्थन किया, लेकिन धर्म वाली राजनीति का सियासी पासा भी फेंक दिया। बड़ी बड़ी बातें हुई कि ओबीसीज के लिए सरकार है। मैं इसको डिस्पेल करता हूं, एक्सपोज करता हूं। ये सरकार ओबीसीज के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? ये कैसा बात है कि अगर रियासत तेलंगाना में जो मुसलमानों की बैकवर्ड कास्ट है उनको रिजर्वेशन मिलता है, मगर सेंट्रल लिस्ट में उसका जिक्र नहीं होता, तो एक ऐसा कानूनी मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि अगर किसी स्टेट और रियासत में वो ये तय करती है कि ये हमारे स्टेट की ओबीसी है तो सेंट्रल लिस्ट में उसका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप क्यों डर रहे हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों डर रही है? 50% को क्रॉस करिए ना। जब प्यार किया तो डरना क्या? तोड़ जाइए 50% को। क्यों 50% को डर रहे हैं आप? जो 50% है उनको 27%, जो 20% है उनको 50%। तो आपकी मोहब्बत ओबीसी से नहीं है, आपकी मोहब्बत उनके वोट से है। और आपका दिल उन 20% के लिए धड़कता है जिसके लिए आपने 50% तहफ़्फ़ुज़ रिजर्वेशन दी है। यह आपकी हकीकत है कि हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि प्रोएक्टिवली नरेंद्र मोदी की सरकार 50% सीलिंग को तोड़िए, निकलिए। आप क्यों नहीं करना चाहते? करने की जरूरत है। डेटा है, एम्पिरिकल एविडेंस है बैकवर्डनेस का। वो 50%, 27% कैसा दे रहे हैं? गलत है। छठी बात यह है कि सर, ये एक सुनहरा मौका है कि आप इस तरह का कानून बनाइए, 50% लिमिट को क्रॉस करिए और ओबीसी समाज से सही मानों में इंसाफ करिए। ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी को बीएसपी का साथ मिला। बीएसपी सांसद ने कांग्रेस की नीति और नियत पर बड़ा हमला बोला। आप जब क्यों नहीं लेके आए? वो लेके आए हैं तो अब भी विरोध क्यों कर रहे हो इस बात का? ये ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हो? चुनाव के लिए लेके आए हैं। मामला वोट बैंक का है, लिहाजा विपक्ष भी संसद में मोदी सरकार का एक सुर में समर्थन कर रही है। आज तक ब्यूरो। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सभी दल 127वें संविधान संशोधन बिल के समर्थन में क्यों एक साथ हो गए? तो इसके पीछे है देश में ओबीसी पॉलिटिक्स। आज जिस वक्त बिल पर चर्चा हो रही थी, उसी वक्त जातिवार जनगणना की मांग भी गूंज रही थी। देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय सेक्रेटरी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए।
आज संसद में एनडीए के सहयोगियों समेत विपक्ष ने एक बार फिर जाति जनगणना की मांग बुलंद की। मांग यही कि अब देश में जातिवार जनगणना बहुत जरूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना की लड़ाई लंबे अरसे से लड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा में प्रस्ताव भी पास हो चुका है। 127वें संविधान संशोधन पर चर्चा के दौरान जेडीयू ने जातिवार जनगणना का मुद्दा उठाया। आप जनगणना कराने जा रहे हैं, हम आपसे मांग करते हैं कि 1931 के बाद 2022 में जातीय जनगणना करा दें। यह भ्रम भी गलत है कि उससे कोई समाज में भेदभाव हो। नहीं, समाज के हर तबके की आबादी बढ़ी है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। चुनाव में जाति आधारित जनगणना बड़ा मुद्दा है, लिहाजा अखिलेश यादव ने 2011 जनगणना के जातीय आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग रखी तो अपना दल की चीफ और केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग की। और इसके लिए जरूरी है कि जो हमारी पिछड़ी दबी कुचली जातियां हैं, उनका पहचान का संकट भी दूर हो और उनकी गणना भी सामने आए। अगले साल कई राज्यों में चुनाव है। ऐसे में पार्टियों में ओबीसी का हितैषी दिखने की होड़ मची हुई है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक ओबीसी पर सियासी जंग तेज हो गई है। आप ओबीसी के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं है। जो सेंसस 2011 में हुआ था, वो हमारी सरकार, जब यूपीए की सरकार थी, तो वो डेटा दिया नहीं, लेकिन अब वो डेटा देंगे, वो एम्पेरिकल डेटा, ऐसे बीजेपी के लीड स्पीकर ने कहा। So I thank the Honorable Minister and the BJP for sharing this data, which is very, very critical for us. So I would like to reconfirm it because आपके खिलाफ हमारी राज्य का एक बड़ा केस चल रहा है, तो आपके भी पैसे बचेंगे, मेरे सरकार के भी बचेंगे। कोविड में काफी खर्चा हो गया दोनों सरकारों का। 2011 में ये डाटा तैयार हुआ तो यूपीए की सरकार थी। 14 में आफ्टर 3 इयर्स सरकार एनडीए की आई है। तो यदि डिक्लेयर करने लायक डाटा होता, जो डिक्लेयर करने लायक नहीं है, लायक डाटा होता तो वो डिक्लेयर कर दे। लोकसभा में 127वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा पूरी हो गई। इस दौरान सभी दल पिछड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश करते नजर आए। दरअसल 127वें संविधान संशोधन बिल के पास होते ही राज्यों को नई शक्तियां मिल जाएंगी। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का मौका मिल सकेगा। और तो और केंद्र और राज्य की अलग अलग लिस्ट के चक्कर में अटकी 671 जातियों के ओबीसी में शामिल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। मानसून सत्र में एक भी ऐसा दिन नहीं बीता जब हंगामा ना कटा हो, नारे ना लगे हो और हाउस स्थगित ना हुआ हो। लेकिन आज ओबीसी बिल पर चर्चा भी हुई और पारित भी हुआ, वो भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से। जाहिर है मामला सियासी है और कोई भी दल ओबीसी की नाराजगी उठाने का जोखिम नहीं ले सकता, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी सियासी दल अपनी वोटों की राजनीति साधने में लगे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। आपने संसद की खबरें देखी, अब बात उस खबर की जो राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, उनकी जम्मू कश्मीर यात्रा से जुड़ी हुई है। आज राहुल गांधी ने अपनी जाति एक बार फिर बताई, कश्मीर से अपना रिश्ता याद दिलाया। राहुल ने अपने अतीत के पन्नों को पलटा। आखिर राहुल ने जो कहा, क्यों कहा, आज इसका विश्लेषण हम करते हैं। संसद के इस मॉनसून सत्र में राहुल गांधी मिशन कश्मीर पर निकले हैं। दौरा 2 दिनों का है। मां खीर भवानी मंदिर से लेकर हजरत बल दरगाह तक पहुंचे राहुल गांधी ने एक तरफ अपनी कश्मीरियत का दम भरा तो दूसरी तरफ मोदी सरकार को घेरा। मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार यहां रहता था और पहले मेरे परिवार के लोगों ने भी झेलम का पानी पिया होगा। आपके जो कस्टम्स हैं, आपकी जो सोच है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है।
तो मुझे लगता है जब मैं फ्लाइट में यहां आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूं, घर आ रहा हूं। और मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख हुआ है, दर्द हुआ है, मगर मैं आपको यहां मेन मैसेज ये देना चाहता हूं कि मैं आपके साथ इज्जत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं और हम लड़ेंगे, और नरेंद्र मोदी को और जो उनकी विचारधारा, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे। हालांकि कांग्रेस की कश्मीरियत हमेशा बीजेपी के निशाने पर रही है। 2 साल पहले संसद में अमित शाह ने इसका जिक्र किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि सूफी परंपरा जो थी वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थी साहब? पूरे देश के अंदर सूफी परंपरा का सबसे बड़ा गढ़ हमारा जम्मू और कश्मीर रहता था। कहां चले गए सूफी? किसने निकाल दिया उनको? किसी ने एक शब्द उनके लिए क्यों नहीं बोला? क्या वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे? कश्मीरी पंडित जो देश भर के अंदर, अपने ही देश के अंदर दर दर की ठोकर खा रहे, उनको घरों से निकाल दिया गया। इतने ढेर सारे इनके धार्मिक स्थानों को तोड़ लिया गया, भगा दिया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे। हालांकि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का दर्जा बदलने के बाद 24 अगस्त 2019 को उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ श्रीनगर का दौरा करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें हवाई अड्डे से लौटा दिया गया था। The government has invited me. Yeah. The governor has said that I'm invited. मुझे इनवाइट किया है, तो अब मैं आया हूँ। आप कह रहे हैं कि नहीं आ सकते हैं, तो that is a bit. And government is saying that everything is okay here, everything is normal. राहुल गांधी ने एक तरफ कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि संसद में विपक्ष की आवाज दबा रही है सरकार। तो एक तरफ राहुल गांधी का मिशन कश्मीर आपने देखा, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जब स्पेशल रिपोर्ट में हम लौटेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तबाही की बारिश हुई है। देखते रहिए आज तक। बाद उत्तर प्रदेश में उफनती मुसीबतों की। जी हां, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है। पूर्वांचल के कई जिलों में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। यूपी में इस वक्त सबसे बुरा हाल प्रयागराज और वाराणसी का है। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि बस्तियों गलियों में नावें चल रही हैं, मकानों की पहली मंजिलें डूब चुकी हैं। लोग बाढ़ से बचने के लिए ऊपरी मंजिलों पर डेरा डाले हुए हैं। ऊपर से बारिश ने जीना। यूपी में आई है तबाही और बर्बादी की बाढ़। गलियां, बस्तियां, मकान, हर तरफ सैलाब ही सैलाब। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक बाढ़ से हाहाकार। जालौन से चंदौली तक बाढ़ में सब कुछ डूबा है। मिर्जापुर से बांदा तक बाढ़ ने तबाही मचा दी है। गंगा और यमुना खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं। यूपी में भयंकर बाढ़, जीना हो गया दुश्वार। यूपी में पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक बाढ़ से तबाही मची हुई है। सैलाब ही सैलाब है। यूपी का ये पूरा इलाका जैसे टापू में तब्दील हो चुका है। आज हम बाढ़ में जूझते उत्तर प्रदेश की दर्दनाक दास्तां सुनाएंगे। कैसे डूबती जनता अपनी बर्बादी का मंजर देख रही है, सरकार की मदद का शिद्दत से इंतजार कर रही है। सब कुछ बाढ़ में डूब चुका है। बस्तियों में पानी चढ़ा है, गलियों में सैलाब का पहरा है, मकान तो जल समाधि ले चुके हैं।
सबसे पहले आपको प्रयागराज लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे बाढ़ ने यूपी के इस महानगर की दुर्गति कर दी है। प्रयागराज में सैलाब का प्रहार, संगम नगरी में गंगा यमुना का तांडव। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। बाढ़ में हजारों मकान डूब चुके हैं। मकानों की एक एक मंजिल तो पूरी तरह से बाढ़ के पानी में समा चुकी है। लोग चोरी होने के डर से मकानों की दूसरी मंजिलों पर शरण लिए हुए हैं। बाढ़ को लेकर प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। सड़कों का नामो निशान नहीं है। रिहायशी इलाकों में नावें चल रही हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बोट गश्त लगा रही हैं। कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसकी निगरानी कर रही हैं। सर जी, बहुत परेशानी सामना करना पड़ रहा है। हम लोग नौकरी पेशा आदमी हैं। आने जाने में दिक्कत हो रही है। क्या इससे पहले भी ऐसी स्थिति हुई कि इस साल कुछ ज्यादा खराब हो रही है? नहीं सर, इस साल ज्यादा खराब है जी। 2 दिन से लगातार बहुत तेजी से पानी बढ़ रहा है यहाँ पे और हालत बहुत बुरी हो चुकी है। हाँ, लाइट पानी सब कुछ, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। इंसान तो इंसान, जानवर की भी शामत आई है। बस्तियों में लोगों को डूब कर जाना पड़ रहा है। प्रयागराज में गंगा खतरे के निशान से 62 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी है, जबकि यमुना खतरे के निशान से 54 सेंटीमीटर ऊपर तक पहुंच गई। फिलहाल दोनों नदियां 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। प्रयागराज के राजापुर इलाके का हाल देखिए। लोगों के घरों का सामान बाढ़ के पानी में तैर रहा है। लोग दूसरी मंजिल पर आशियाना बनाकर बैठे हैं। नीचे बाढ़ है, ऊपर से बरसात ने जीना दुश्वार करके रखा है। राजापुर, करेली, छोटा, बघाड़ा, दारागंज के निचले इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। बहुत परेशानी हो रही है, पूरा घर डूब गया है। किस तरह सामान लेने जा रहे हैं? नाव के सहारे से जा रहे हैं और यहाँ बिजली लाइट कुछ भी नहीं है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लाउडस्पीकर पर मुनादी की जा रही है कि नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। जो लोग बस्तियों से बाहर निकलना चाह रहे हैं वो बाहर आ जाएं। जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और इसमें पीएसी, जल पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मदद कर रही है। धर्मनगरी प्रयागराज इस वक्त जलमग्न नगरी के तौर पर दिखाई दे रही है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के इस छोटा बघाड़ा, इस पूरे कॉलोनी में, और आप देख सकते हैं कि पानी हर तरफ इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों का जीना अब यहाँ पर बिल्कुल भी संभव नहीं है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। नाव के द्वारा इनको रेस्क्यू करा करके बाहर लाया जा रहा है। लगभग 10 से 12 फीट यहाँ पर पानी है। पहला फ्लोर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जगह जगह पर यही स्थिति है। वाराणसी में सैलाब ही सैलाब, डूब गई बस्तियां, डूब गए घर बार। ये वाराणसी है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र। गलियों में सैलाब है, कॉलोनियों में नावें चल रही हैं। काशी में गंगा ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि बाढ़ से पूरा इलाका त्राही त्राही कर रहा है। कोई अनहोनी ना हो जाए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनडीआरएफ की बोट दौड़ रही है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, तो बड़ी संख्या में पलायन भी हो रहा है। वाराणसी में गंगा किनारे और गंगा की सहायक नदी वरुणा के किनारे बसे हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुसने से जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। वरुणा नदी के किनारे की जितनी आबादियां हैं, पूरा भरपूर पूरे वरुणा नदी के तट के किनारे पूरी यहाँ से लेके राजघाट से जब घुसेंगे आप तो लेके आप चौका घाट होते हुए पूरा नदी कचहरी तक, अंद्रा पुल तक, ये पूरी नदी का एरिया है पूरा डूबा। कुनिया, सरैया, अमरपुर, बटलोइया, मड़िया, सलपुत्री, सिधवा घाट, पुराना पुल, पुलकोना, नक्खी घाट, ये तमाम मोहल्ले जैसे दर्जनों मोहल्ले हैं जिसमें पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और आपने देखा होगा कि पूरे यहाँ तक घर तक नहीं दिख रहे। बनारस के घाट बाढ़ में डूब चुके हैं। 80 और मणिकर्णिका घाट की गलियों में नावें चल रही हैं। 80 चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। बीएचयू जाने वाले मुख्य मार्ग पर भी बाढ़ का पानी आने को है। सामने घाट की दर्जन भर कॉलोनियों में घुटने से ऊपर पानी भरा है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह की दिक्कतें बढ़ गई हैं।
अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा और पंकज श्रीवास्तव के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश इस वक्त बाढ़ की भयंकर त्रासदी झेल रहा है। सवाल यह है कि बारिश आते ही बाढ़ क्यों आ जाती है। अब आपको संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एक ताजा रिपोर्ट दिखाते हैं। इसमें समझ में आ जाएगा कि क्यों मौसम आजकल बर्बादी और तबाही का सबब बना हुआ है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक धरती का तापमान अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसके लिए साफ तौर पर मानव जाति जिम्मेदार है और इसे मानवता के लिए कोड रेड करार दिया गया है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में अगले कुछ दशकों में प्रचंड लू, तेज बारिश, भयंकर चक्रवाती तूफान आने की आशंका है। ये रिपोर्ट 195 देशों के 234 वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है। 3000 पन्नों की ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में बारिश होने के पैटर्न में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू कुश की पहाड़ियों में मौजूदा ग्लेशियर्स के तेजी से सिकुड़ने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन के साथ झीलों से अचानक पानी का बहाव होगा। जी हां, परिस्थितियां इस तरह से बदलेंगी। संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि हम सबको आगाह कर रही है और कहीं ना कहीं भारत में इसका असर देखने को मिल भी रहा है। इस साल मानसून आया, मुसीबतों की बाढ़ के साथ आया। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के साथ साथ बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन में बाढ़ ने तबाही मचाई है। यमुना, बेतवा, चंबल, केन, मंदाकिनी, बरदहा समेत कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। इस बीच मदद के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। जालौन में वायुसेना का ऑपरेशन। ये है उत्तर प्रदेश के जालौन की तस्वीरें। बाढ़ ने यहां ऐसी तबाही मचाई है कि अब बिहाड़ इलाके में फंसे सैकड़ों लोगों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। जालौन से होकर गुजरने वाली यमुना, बेतवा और चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आई है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। एसडीआरएफ लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हुए हैं। मिर्जापुर के दर्जनों गांव में बाढ़ का तांडव। बाढ़ में डूबते उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का हाल भी देखिए। यहां गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोग नाव के जरिए अपना सामान निकालकर पलायन कर रहे हैं। गंगा की बाढ़ में शमशान घाट भी डूबा है। आप देख सकते हैं कि बाढ़ ने कैसे गांव को अपनी आगोश में ले रखा है और एक बड़ा हिस्सा टापू बना हुआ है। यहाँ गांव में लगभग 100 घर ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से प्रभावित हैं और पूरी तरह से डूब चुके हैं और अचानक पानी आने के कारण इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है कि हम सभी गांव वालों को मिलजुल करके उनके घर में जा कर के किसी तरह से उनके सामग्री को निकाला जा रहा है, उनके सामग्री को बचाया जा रहा है। बहुत से लोगों का सामान तो बह भी गया है गंगा जी में और उनके साथ साथ जो जानवर हैं, गाय हैं, बैल हैं, भैंस हैं, इस तरह के जानवरों को भी किसी तरह से बचा करके निकाला जा रहा है। बांदा में यमुना नदी का तांडव। बांदा में यमुना खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके चलते पूरे इलाके में बाढ़ आ गई है। 50 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। प्रशासन ने एहतियातन बांदा बहराइच हाईवे को बंद कर दिया है, जिससे कानपुर लखनऊ रूट पर गाड़ियों की आवाजाही ठप पड़ गई है। हालात ये है कि बांदा कानपुर स्टेट हाईवे का लगभग 10 किलोमीटर का हिस्सा कई स्थानों पर पूरी तरह पानी में डूब गया है। भदोही में भी बेकाबू हुई बाढ़। यूपी के भदोही में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि कैसे हजारों लोग परेशान हैं। दर्जनों लोगों का रेस्क्यू किया गया है। आधे घर बाढ़ के पानी में डूबे हैं। उपजाऊ जमीन का कटान हो रहा है। गाजीपुर में डूब गया शमशान घाट। बाढ़ के चलते गाजीपुर में शमशान घाट डूब गया है, जिसके चलते शवदाह में बड़ी परेशानी आ रही है। गाजीपुर में गंगा उफान पर है, लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और उफनती तबाही का मंजर आप भी देख सकते हैं। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है।
आज तक ब्यूरो। यूपी में गंगा और यमुना उफान पर है तो बिहार में गंगा और सोन नदी अपनी हदों को लांघ कर कई इलाकों में बाढ़ ला रही है। आइए अब आपको बिहार में पटना के महावीर घाट की ग्राउंड रिपोर्ट और मनेर में बाढ़ के हालात दिखाते हैं। बिहार में गंगा और सोन नदी उफान पर है। सबसे पहले आपको पटना के महावीर घाट का हाल दिखाते हैं। राजधानी पटना में इस वक्त गंगा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना सिटी के महावीर घाट इलाके की। और आप यहाँ पे तस्वीरें देखिए, जो गंगा नदी के किनारे जो बसे इलाके हैं कैसे पूरी तरीके से यहाँ जलमग्न हो चुके हैं। और ये हालात पिछले एक हफ्ते से हैं, जब से गंगा नदी में पानी बढ़ना शुरू हुआ है। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से पूरा इलाका जो आपको दिखेगा वो इस वक्त जलमग्न है। और मेरे पास में ये देखिए, ये एक मंदिर है और इस मंदिर में भी आप देख सकते हैं कैसे पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। फिर भी यहाँ कुछ भक्त आ रहे हैं। ये बताइए कब से पानी भर गया है मंदिर में? एक सप्ताह हो गया। एक सप्ताह से? हाँ। तो कैसे पूजा पाठ हो रहा है? पूरा बगल में कर रहे, साइड में है जगह, साइड में जगह है वही कर। तो पूरा मंदिर में पानी है? हाँ, पूरा मंदिर में पानी है। पूरे मंदिर में पानी भर चुका है। और ये है पटना से सटे मनेर का दियारा। यहाँ की आबादी गंगा और सोन नदी में बढ़ते जलस्तर के चलते बाढ़ की चपेट में आ गई है। मनेर पंचायत के आधा दर्जन गांवों का संपर्क शहर से टूट चुका है। लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। फसलें डूबने से पशुओं का चारा भी नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनके घर में कोई बीमार है, क्योंकि उसे नाव पर ले जाना पड़ता है। रोहित सिंह के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना, आज तक। भारत में बाढ़ वाली त्रासदी की एक और बड़ी वजह है और वो ये कि भारत तीन ओर से समुद्रों, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी से घिरा है। भारत की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि इस कारण भारत बाढ़ की विभीषिका को लेकर संवेदनशील है। समूचे देश में ऐसे कई इलाके हैं जो कि हर साल बाढ़ का सामना करते हैं। देश में बाढ़ का सामना करने वाले कुल इलाकों की संख्या 12.5% है। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बाढ़ का असर ज्यादा होता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में बाढ़ से होने वाली कुल मौतों में से 20% अकेले भारत में होती हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले 64 सालों में 1,07,487 लोगों की मौत बाढ़ या उसकी वजह से हुए हादसों की वजह से हुई है। यही नहीं, साल 1953 से 2017 के बीच बाढ़ से देश को 3,65,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो जीडीपी का 3% भी बताया जाता है। भारत में बाढ़ की विभीषिका के कारण आपने देखे कैसे सैलाब के बीच भारत में लोग जानलेवा शर्त लगाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। बाढ़ और सैलाब को देखकर ही डर लगता है कुछ लोग, लेकिन देखिए जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सैलाब के बीच जानलेवा शर्त। बाढ़ जान की आफत बनी है तो कुछ लोग खुद अपनी सनत में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना में 3 दोस्तों ने 10 रुपए की शर्त लगाई। शर्त उफनते नाले को बाइक से पार करने की। बारिश के चलते पहाड़ी नाला उफान पर था और 2 फीट ऊपर बह रहा था। जैसे ही 3 लड़कों ने बाइक पार करने की कोशिश की, बहाव तेज हो गया और किसी तरह से तीनों बहते बहते बच गए, जबकि मोटरसाइकिल पानी में बह गई। सैलाब में बहा बाइक सवार, इसे कहते हैं खुद को मौत के मुंह में ढकेलना। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक शख्स ने उफनते नाले को पार करने के लिए सबसे बड़ी गलती कर डाली। वो अपनी बाइक लेकर सैलाब के बीच में उतर गया। फिर जो हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पहले बाइक समेत बाइक सवार लहरों में समाया और फिर लहरों के साथ बहता चला गया। कुछ देर तक ना बाइक नजर आई ना ही सवार। फिर बाइक सवार नजर आया तो हाथ पैर मारकर खुद को बचाने की कोशिश करता दिखा। जैसे तैसे उसकी जान बच गई और एक पुलिया के पास उसकी बाइक भी मिल गई। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए